गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी? अरे मेरे की एक क्लास थी यार वहां पर, उस वजह से मैं आज थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, आज मेरी एक क्लास थी, वो एकदम टाइम पर छूटी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, मैं अभी TMP 4 में ले रहा था। क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा। ठीक है, ठीक है। आज तो फोटो भी थोड़ा अजीब दिख रहा होगा ना। आपकी चैट तो म्यूट है ना बेटा? ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, रुको एक मिनट। होमवर्क कर लिया? आवाज आ रही है मेरी? सब लोगों को आवाज आ रही है ना? ऑनलाइन और ऑफलाइन दो अलग अलग क्लासेस मत करो, आप ऑफलाइन कर लो। ठीक है, सॉरी।
हाँ, मेरी आवाज आ रही है? होमवर्क कर लिया तुम लोगों ने? ठीक है। हाँ, होमवर्क कर लिया। सारा हो गया? क्या क्या होमवर्क था एक बार रिवाइज करा मुझे बताना। रेस 7 थी, ठीक है। एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए बेटा, अभी कुछ इशू हो रहा है इसमें। कनेक्टेड नहीं है नेट।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, आज एक्सट्रीमली सॉरी, हम्बली अपोलोजाइज फॉर दैट, बट आज इशू हो गया इस चीज का। आई होप ये आगे ना हो, ठीक है। मैं इस चीज पे आपको ध्यान रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपका होमवर्क था रेस 7, कुछ लोग ठीक है ना, आज थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, ठीक है। कल हो सकेगा तो मैं अपना मैकबुक साथ में रखूंगा, तो मुझे कोई इश्यू ना आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आज अपने को पढ़ना था एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सवाल हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है ना ढंग से, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना, वेरी गुड वेरी गुड। अब स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी लिखो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्या स्टार्ट करने वाले हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, कोई मुझे बताएगा, ठीक है। पार्टिसिपेंट में मैं आपको बताइए, प्रत्यक्ष बताइए, प्रत्यक्ष व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी बताइए। आज थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं छोटी सी चीज का, रिवीजन का, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, प्रत्यक्ष बना, प्रत्यक्ष बना, उन्नति बनता है, उन्नति बताइए, उन्नति बताइए। Sir, ionization energy is the minimum energy required for an electron to move to a different shell or to gain the nearest ground state to gain the nearest isolation gaseous state of ground state. कोई और बताएगा, बेटा गलत है, थोड़ा फोकस करना, उन्नति, इस चीज पे फोकस करना, ठीक है। अब जीते, अब बताएंगे, राजवीर बताएंगे, बताइए बेटा राजवीर। minimum amount of energy which is used to pull out which is used to pull out an outermost electron which is of a isolated gaseous state or a ground state. हाँ हाँ, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट, और नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ओके बेटा, हाँ वेरी गुड। उन्नति, आपने कुछ लर्न किया इस चीज के बारे में, ठीक है। उन्नति, आपने सीखा, आपकी डेफिनेशन में कहाँ गड़बड़ी थी। Yes, sir. वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो आप मुझे बताएगा, बेरिलियम और बोरोन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बताइए। बेरिलियम और बोरोन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। यार बेटा ऐसे ना करो, बेरिलियम की ज्यादा होती है, एक्सेप्शन होता है, याद है ना। बेरिलियम फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आगे जंप मार जाता है, ठीक है। स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम, बताओ किसकी ज्यादा होगी। नो, स्कैंडियम की, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथनम, स्कैंडियम की ज्यादा होगी, ठीक है। स्कैंडियम की ज्यादा होगी, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने चीजें याद नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, ठीक है। याद नहीं कर रहे हैं आप लोग, बहुत गलत बात है बेटा, बाद में बहुत इशू करेगी ये चीज। हाँ, तो अगर आपको लगता है किसी भी एंगल से कि मैं आपका फेवरेट टीचर हूँ या फिर एक अच्छा टीचर हूँ, तो आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चीजों को याद करें, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उस एडवाइस को माना जाए, ठीक है। एक बार इस एडवाइस को माना जाए, ठीक है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। ठीक है, मैंने आइसोप्रोटोनिक आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला बता दिया था ना कल आपको, कल बताया तो था ये वाली चीज, बताया था ना कि नहीं। सिंपल सी बात है, जेड इफेक्ट से डिसाइड होता है। जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज को जस्टिफाई किया था, वैसे ही यहाँ पर इसको जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप लिखोगे, ठीक है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है तो क्या
अगर किसी मेटल का आयनाइजेशन, मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर सीरीज ऑफ मेटल्स की, तो मुझे ये बताइए क्या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा? अगर आयनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, डिफिकल्ट होगा? डिफिकल्ट। तो हम लोग ये बोलते हैं कई कई बार, द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी लीड टू डिक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। आप क्या लिखते हो? इंक्रीज इन आयोनाइजेशन energies lead to decrease in metallic character. ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं। अ गुड मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। आपने देखा है सोडियम के केस में, या फिर मैं बोलूं अल्कली मेटल्स के केस में, ये लोग इलेक्ट्रॉन्स काफी आसानी से लूज करते हैं ना। तो क्या इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है कि कम होती है? अल्कली मेटल्स की आपने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर में सबसे लोएस्ट है अल्कली मेटल। इसी वजह से तो अच्छे मेटल्स होते ही हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? हाँ, तो आप क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी लीड टू मेटालिक कैरेक्टर। अगर जनरल ट्रेंड बोले तो लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? बताइए। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होता है, इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है? तो इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट जनरली अगर बात करें। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट आप लिखोगे जनरली आयोनाइजेशन एनर्जीज लेफ्ट टू राइट जनरली आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीजेस। तो आप क्या बोलोगे? लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। इसी वजह से तो जो सबसे लेफ्ट में होते हैं, सबसे लेफ्ट में आप समझ रहे हो वो कौन होते हैं? अल्कली मेटल। उनका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे, ठीक है ये हो गया, तो आप बोलोगे अल्कली मेटल आर मोस्ट मेटालिक इन नेचर। ठीक है, आप अब ये बोल सकते हो अगर ग्रुप में बात करें, इन ग्रुप, तो आप बोल सकते हो डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप बताइए, अल्कली डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी? आज आराम से बोल रहा हूं ना मैं, अच्छी बात है। डाउन द ग्रुप, क्योंकि इससे पहले मेरी 3 क्लासेस हो चुकी है और मेरे अंदर एनर्जी थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, हाँ, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, आपका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, वेरी गुड। तो अब बताइए, अगर मैं यहां पर बोलूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, बताइए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? बताइए आयनाइजेशन एनर्जीज का ऑर्डर क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर डिक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या बारे में, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में क्या बोल सकते हैं? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन में, बताइए इसका। लिथियम और बेरिलियम का बताइए, बोरोन छोड़िए। मेटालिक कैरेक्टर लिथियम का ज्यादा है।
ठीक है, अगर बोरोन इंक्लूड कर दिया जाए तो बोरोन का मेटलॉइड हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर आयनाइजेशन इसका मतलब ये बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। क्या बोल सकते हो, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस बोल सकते हो। अगर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी तो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा। वेरी गुड। अगर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, तो नॉन मेटालिक करेक्टर बोल सकते हो आप किसमें ज्यादा होगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करूं तो बताइए नॉन मेटालिक करेक्टर किसमें ज्यादा होगा। फ्लोरीन। डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रखते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, बताइए मेटालिक करेक्टर किसमें ज्यादा होगा। मैंने आपसे मेटालिक करेक्टर पूछा। वेरी गुड। मेटालिक करेक्टर टेलुरियम में ज्यादा होगा, नॉन मेटालिक करेक्टर आपका ऑक्सीजन में ज्यादा होगा। जल्दी जल्दी लिखो बेटा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मिथ, बताइए नॉन मेटल मेटल कौन से होंगे। आपने याद किया था पेरियोडिक टेबल में, आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि कौन कौन से मेटल होते हैं, कौन कौन से नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से मेटलॉइड होते हैं, बताया गया था आपको। बताया गया था, हाँ। क्या बताया था बेटा मैंने, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल, ये क्या होते हैं, मेटलॉइड, और ये क्या होते हैं, मेटल। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो बिस्मिथ क्या होगा, मेटल, अपन ने डिस्कस किया था। तो आपको दिख रहा है डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजिंग, यहाँ लिख सकते हो डाउन द ग्रुप मेटालिक करेक्टर इंक्रीजिंग। ठीक है, हाँ। तो इसके हिसाब से क्या बोल सकते हो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, लिखो इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, ओजी के बारे में बात नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, जहां जो कंपाउंड थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट कर, तो जो एलिमेंट थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करते हैं, एटम, उनके बारे में हम लोग बात नहीं करते। लेफ्ट टू राइट अगर बोले तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है, तो आपका मेटालिक करेक्टर, आपका मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है, तो आपका नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट। अगर टॉप टू बॉटम में हम लोग बात करें, ठीक है, टॉप टू बॉटम में आप क्या बोल सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, डिक्रीज करती है। रिप्लाई करो सब लोग, क्या रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ना रिप्लाई करना, सब लोग करो बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो आपका मेटालिक करेक्टर क्या होगा, बताइए मेटालिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी, रिलेशनशिप समझ में आ रहा है, अगर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो आपका नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। वेरी गुड, समझ में आ रही है बेटा, वेरी गुड। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर रिएक्टिविटी करेक्टर, रिएक्टिविटी देखें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में देखते हैं मेटालिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो मेटालिक करेक्टर के ज्यादा प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कि अगर आपका मेटालिक करेक्टर ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे, अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, अगर बताओ तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी,
वेरी गुड, ठीक है, रिएक्टिविटी सीजियम की ज्यादा होगी, ठीक है। आप यहां पर देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, रिएक्टिविटी जनरली इनकी ज्यादा होगी, ठीक है। हाँ, अगर हाँ, अब रिड्यूसिंग पावर किसी को समझ में आता है क्या? रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग पावर किसी को समझ में आता है क्या? हाँ, रिड्यूसिंग में पावर में दिक्कत है ना आप लोगों को? ठीक है, इस चीज को मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर आप लिखोगे, एबी रिड्यूसिंग पावर लिखोगे, रिड्यूसिंग पावर एबिलिटी टू रिड्यूस अदर्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, ठीक है, एबिलिटी टू इंक्रीज अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो आपका देखो समझो, ठीक है, रिडक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडक्शन, डिक्रीज इन, आपकी जो डेफिनेशन है बेटा, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की टर्म्स में आप देते हो, उनको आप अभी ना समझो। बेस्ट बेस्ट कंसेप्ट होगा कि जो आप एलिमेंटल समझ रहे हो वो समझो कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब, अगर आप यहां पर देखो, यहां पर देखो कि अगर मैं बात बोलूं कि O2 माइनस से O2 O1 माइनस गया, तो बताओ यहां पर डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में कि इंक्रीज हुआ? देख लो, नेगेटिव से -2 से ये जा रहा है -1 को, -2 से -1, तो ऊपर बढ़ रहा है ना ये, तो ये क्या होगा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इसका हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस इसका, ठीक है। यहां क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। इसका ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हो रहा है। अब बताओ, इसका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब किसी के इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाते हैं, तो आप बोलते हो कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। अगर किसी की जिंदगी से नेगेटिविटी कम हो जाए, तो आप क्या ये बोल दोगे कि उसकी जिंदगी में ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई? यस, तो पॉजिटिविटी ज्यादा आते ही मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। अगर नेगेटिविटी भाग जाए तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जा रहे हैं, तो आपका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ठीक है ना? अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको कोई ऑक्सीडाइज कर रहा है, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। न्यू समझो कि आपका A से A+ और B से B-। अब समझो यहां पे क्या हो रहा है? B का रिडक्शन इज टेकिंग, रिडक्शन ऑफ B इज टेकिंग प्लेस। यहां लिखो रिडक्शन ऑफ B इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। अब यहां पे लिखोगे रिडक्शन, ओके सॉरी, यहां लिखोगे ऑक्सीडेशन ऑफ A इज टेकिंग प्लेस।
ये समझ में आ रहा है आपको? ऑक्सीडेशन O ऑफ A इज टेकिंग प्लेस। सिंपल कंसेप्ट है। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए, अगर B का रिडक्शन हो रहा है, A का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? बताइए, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? वेरी गुड। अगर बी का रिडक्शन हो रहा है तो उसको रिड्यूस कौन कर रहा है? ए। ए अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ए इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ए खुद ऑक्सीडाइज होकर सामने वाले को रिड्यूस करता है। तो ए इज रिड्यूसिंग एजेंट। यहां लिखो, बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स फॉर रिडक्शन ऑफ अदर्स। सीधी सीधी इंग्लिश में लिखा रहा हूं मैं, ठीक है? अब समझो, ये समझ में आया ये पॉइंट? बी इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ, जब हाँ ए रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट अच्छे होंगे? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? तो आप बोल सकते हो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा होगा, तो तब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। सही बोले नहीं बोले? ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा तो दूसरे को रिड्यूस कहां से करेगा वो? दूसरे को रिड्यूस करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन लूज करना जरूरी है। तो आप बोलोगे, अब ये ऑर्डर आपको याद रखना है जैसे कि जैसे। अगर गैसियस स्टेट की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। बताइए, इनमें क्या होगा? रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आता है ये वाला, ठीक है? पर अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, एक्वस फेज की, एक्वस सॉल्यूशन की बात करें तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ठीक है? गलत। यहां पर आएगा, ये सबसे आगे उठकर चला जाएगा। ये एक्सेप्शनल ऑर्डर आपको याद रखना है। ये चीज आपको जब हाइड्रेशन एनर्जी समझाया जाएगा तब बताते हैं। क्या ये ऑर्डर आप याद रख लोगे? मुझे बोलिए, क्या आप ये ऑर्डर याद रखने में केपेबल हो क्या? बताइए। बताओ। वेरी गुड। याद करो, ऑर्डर क्या है? रिड्यूसिंग पावर इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है? रिड्यूसिंग पावर इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके। यहां ऐसा क्या होता है? यहां अपन रीजन अभी तो बस इतना ही लिखेंगे, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ड्यू टू, क्या लिखेंगे? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी। जब हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ेंगे तब इस चीज को अपन ध्यान करेंगे। मीनल बेटा, लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो, हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, मुझे एक दो सवाल करके बताओ। ठीक है? अब ये बताओ, एक चीज ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूं। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? सोडियम ऑक्सीडेशन स्टेट मींस चार्ज,
ऑक्सीडेशन मीन्स इंक्रीज इन दैट चार्ज, इंक्रीज इन मतलब इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन प्रोसेस मीन्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो उसके ऊपर चार्ज है. अगर मैं यहाँ पर बोलूं तो सोडियम सोडियम प्लस, तो बताइए सोडियम 2 प्लस. अगर मैं ये लिखता हूं और यहाँ पर मैं IE1 लिखूं, ठीक है, और इसको मैं IE2 बोलूं, ठीक है, तो ये है 1s2 2s2 2p6 3s1. ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s0. बताओ 1s2 2s2 2p5 3s0. बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी में कंपैरिजन किया जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट. तो बताओ कौन सा स्टेबल है, Na प्लस की Na2 प्लस, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल. बेटा यहाँ पर Na प्लस इज मोर स्टेबल. खुद सोचो बेटा, जब आपको एनर्जी देनी पड़ रही है तो आप Na से Na प्लस बना रहे हो, आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़े. अगर आपको Na प्लस से Na2 प्लस बनाना पड़ रहा है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, तो आपका Na2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा कि Na प्लस. Na प्लस, क्योंकि अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी तो सिस्टम को अनस्टेबल किया ना आपने, तो Na प्लस इज मोर स्टेबल. तो अगर हम लोग बोले IEN माइनस IEN माइनस 1, अगर यहां बोला जाए, अगर इसका डिफरेंस वेरी वेरी ग्रेटर देन 0 है ना, या फिर इन दोनों का रिलेटिव बात करो आप, ठीक है, इन दोनों के रिलेटिव हम लोग बात करें, ठीक है, इन दोनों के रिलेटिव बात करें तो हम लोग देख सकते हैं बेटा क्या है R1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इनके रिलेटिव बात करें तो हम लोग देख सकते हैं अगर ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप बोलोगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. ठीक है, वेरी गुड. अब इसका टारगेट दिया जाता है IE2 माइनस IE1. अगर आपका 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से ज्यादा है तो आप बोलोगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. जनरल ये है, हमेशा लगेगा, पर कहीं जगह ये डाटा भी दिया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. ठीक है, आर्यन बेटा क्या मैसेज कर रहे हो आप बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सिंपल सिंपल सी चीज है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. समझ में आ रहा है? हाँ, अब इसमें देखो एक चीज और लिखा जाता है इसमें, IE2 माइनस IE1. अगर दो आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से कम है तो आप बोलोगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी स्टेबल. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी स्टेबल. हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी मोर स्टेबल. ठीक है, हाँ. अच्छा, एक प्रॉब्लम कीजिए, अगर मैं आपको दूं A से A प्लस जा रहा है, A प्लस से A2 प्लस जा रहा है और A2 प्लस से A3 प्लस जा रहा है, ठीक है, यहां पर डेल्टा H इक्वल टू 2000 किलो जूल पर मोल है. बताइए, डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन 2000 किलो जूल पर मोल है. ठीक है, इसमें ये करिए, ये छोड़ दीजिए, ये देखिए, ये करो, A से A3 प्लस जा रहा है, ठीक है, Na प्लस इज ऑल्सो हाफ फिल्ड. बेटा Na प्लस तो आपका फुल्ली फिल्ड है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हाफ फिल्ड कैसे होगा बेटा? अब देखो, अब यहाँ पे आपका मुझे ये दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम मुझे ये दिया हुआ है कि IE1 आपको दिया हुआ है A प्लस का IE1,
तो आपको 500 किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, ठीक है, और A का IE1 आपको दिया हुआ है 250 किलो जूल पर मोल, है ना, और IE1 दिया हुआ है आपको A2 प्लस का। तो मुझे बताइए, इसको निकालना है आपको, तो बताइए क्या आप मुझे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द A2 प्लस निकाल सकते हो क्या? बेटा डेसिमल देख लो बेटा, अगर ये IE1 A प्लस का दिया हुआ है, क्या इसे IE2 ऑफ A बोल सकते हैं? क्या ये इसे हम लोग ये बोल सकते हैं IE1 ऑफ A तो है ही सही है, यहाँ पे इसे क्या अपन IE3 बोल सकते हैं A का? ये अपन ने कल लर्न किया था ये वाली चीज। तो आप बोलोगे IE1 प्लस IE2 प्लस IE3, मतलब आपका यहाँ पर A से A3 जाने के लिए, जिसमें आपका A प्लस भी आएगा, A टॉप प्लस भी आएगा, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपका IE1 होगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपका IE2 होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए IE3 होगा। समझ में आ रहा है? इक्वल्स टू 2000 किलो जूल पर मोल है, देन यू कैन टेल IE3 which is equals to IE1 of A2 plus। तो आपका कितना हो जाएगा ये 1250 किलो जूल पर मोल। समझ में आया बेटा? वाणी बेटा समझ में आया? रिप्लाई करो। वाणी बजाज, मीनल बेटा समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, रिप्लाई किया करो बेटा। हरिओम सोनी बेटा समझो इसमें कि आपको A से A3 प्लस नहीं जाना है, ठीक है, A से हाँ, A से A3 प्लस ले जाना है, तो कैसे ले जाओगे? A से A प्लस से A2 प्लस, A2 प्लस से A3 प्लस, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे A से A प्लस से A2 प्लस, A2 प्लस से A3 प्लस, तो आपको क्या A से A प्लस ले जाने वाली जो एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी 1, क्या वो दे रखी है? हाँ, क्या आपको A प्लस से A2 प्लस दे रखी है? आपको A प्लस से A2 प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द A प्लस और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आपका A, ठीक है। अब क्या A2 प्लस से A3 प्लस वाली एनर्जी दे रखी है कि निकालनी है? वो अपने को निकालनी है, ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक ये आयनाइजेशन एनर्जी का पार्ट रखेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, ठीक है। बेटा एक किलो जूल पर मोल इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का ढूंढ लेना यार, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, ये ढूंढ लेना, ठीक है। 96 के अराउंड आएगा, 96 97, ठीक है। इस चीज को नोट करो जल्दी से। ठीक है, 96 96.4 होगा, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टार्ट करें।
इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोला जाता है। बेटा आपको एग्जांपल इस वाला का शीट में मिल जाएगा, ठीक है। शीट में जब आप आयनाइजेशन एनर्जी का सवाल करोगे ना, तो वहां पर लास्ट वाली प्रॉब्लम में ये वाला एग्जांपल है, आयनाइजेशन एनर्जी के O1 या O2 में है, ठीक है। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पहले अपन लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इट इज द अमाउंट ऑफ, नो बेटा फास्टर नहीं जा रहे हम लोग एक क्लास आगे हैं, इस वजह से आपका सही टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। बेटा कल की क्लास आपकी रिकॉर्डेड होगी वाली, तो वहां पर देख लेना, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सॉरी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of electron is added to an isolated gaseous atom in its ground state, sorry isolated gaseous atom in ground state, ठीक है। लिखो it is the amount of energy, it is the amount of energy released when 1 mole of electron will be added to 1 mole electron, sorry 1 mole atom added to 1 mole atom in their sorry 1 mole isolated gaseous atom, 1 mole of isolated gaseous atom, ठीक है। Added to 1 mole of isolated gaseous atom, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आइसोलेटेड गैसियस एटम प्लस इलेक्ट्रॉन A माइनस फॉर्मिंग A माइनस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। बेटा जो टाइप करना है वो यहाँ पर टाइप करो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? E को क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शॉर्ट टर्म में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है बेटा। अगर यहां पर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या लिखते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास आइसोटोपिक परसेंटेज होती है ना बेटा, डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इट इज रिटन इन थर्मोडायनेमिक टर्म। थर्मोडायनेमिक टर्म में लिखने का मतलब क्या है? इट इज रिटन इन थर्मोडायनामिक टर्म्स, मतलब एंथैल्पी के टर्म्स में। आप क्या लिखोगे? हाँ, आप यहाँ पर लिखोगे इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम। इट इज एंथैल्पी चेंज when electron is added to isolated gaseous atom। अब समझो, ठीक है।
अब दो चीजें बताई मैंने आपको, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लिखो लिखो, पहले इसको लिख लो, जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, खत्म करो लिख के जल्दी। लिख लिया सबने? ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब दो चीजें बताई, एक तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताई और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताई। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि एंथैल्पी मतलब एनर्जी। अभी तक तो अपन ये ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? एंथैल्पी मतलब एनर्जी, सीधा सीधा फंडा, ज्यादा दिमाग नहीं। अब बताओ कि हाँ, हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड वाले में देखा अपन ने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या बोली? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग बोल रहे हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, बोल रहे हैं कि रिलीज हो रही है, उसी को आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या बोला? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज और एंथैल्पी चेंज in which in reaction in which electron is being added to isolated gaseous atom। समझ रहे हो? in which electron is added to isolated gaseous atom। दोनों को समझो, पढ़ो दोनों को डेफिनेशंस को, देखो दोनों की डेफिनेशंस को देखो। आ रहा है समझ में? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब कुछ भी नहीं है, जैसे अपन ने पहले लिखा था ना कि डेल्टा एच आपका ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, और डेल्टा एच आपका लेस देन जीरो होगा तो आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहां लिख भी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज जनरली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर मैं आपको बोलूं ना एक चीज, हाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बेटा, मैं यहां पर बोलूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अपन डिफाइन करते हैं डेल्टा एच इजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, दूसरा अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ई ए से डिफाइन करते हैं। ठीक है, आप अगर सिंपल टर्म में लिखना चाहते हो ना तो जनरली हम लोग लिख देते हैं डेल्टा एच इजी इक्वल्स टू, सॉरी डेल्टा एच इजी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी डेल्टा एच इजी इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, चमकी ये चीजें। हाँ, वही तो बताया, डिफरेंस देखो ना बेटा। डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस ई, अभी बताता हूं मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूं डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस ई। ठीक है, ये मैं चीज लिखा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखें, एक मिनट वेट करना।
सॉरी बेटा, आज कुछ ज्यादा ही डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आया सर? आप समझो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैं वही समझा रहा था। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं कि फॉर एग्जांपल अगर आप लो क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग क्लोरीन माइनस गैसियस स्टेट में, तो आपका यहाँ पर आप डेल्टा एच बोलोगे -370, डेल्टा एच ई जी आपका क्या होगा -370 किलो जूल पर मोल आप बोलोगे। तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो अगर डेल्टा एच ई जी, हाँ, अगर डेल्टा एच ई जी -317 किलो जूल पर मोल है तो ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बताइए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? 370 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये लिख लिया आपने। दूसरा स्टेटमेंट लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर नोबल गैसेस आर assumed to be 0 because their electron gain enthalpy is very high। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर रेस ऐड कर लाना होमवर्क, ठीक है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने डिस्कशन पर। बताइए, अपने डिस्कशन पर आ जाते हैं, बाकी लोग आ जाइए। y0 अज्यूम करते हैं बेटा, ठीक है। बताइए, जिसका मैं सबके हैंड लो कर देता हूं पहले। हाँ, अब बताइए, जिस चीज को डाउट है वो हैंड रेस कीजिए। हाँ, वेरी गुड। दिव्यांशु सिंह, बताइए बेटा क्या डाउट है आपको? सर अगर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो 0 हो जाती है नोबल गैसेस के लिए, तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी 0 होनी चाहिए नोबल नहीं, गैसेस के लिए, आयनाइजेशन क्योंकि एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 नहीं होती बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी 0 नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगी ना, आयनाइजेशन एनर्जी 0 काहे होगी? यस सर। और सर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन आपने लिखवाई है, इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड टू 1 मोल ऑफ एटम, इस लाइन का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, जब आप मोल कंसेप्ट पढ़ोगे ना तो आपको इस चीज का समझ में आएगा कि अब मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे बोलूं मैं आपसे बोलूं एक चीज कि डजन खेलते हैं ना अपन, कि एक डजन एलिमेंट में, मतलब एक डजन एलिमेंट में एक डजन वो डाल दो, बोलते हैं ना कुछ। यस सर। समझ रहे हो? एक डजन बिस्किट के पैकेट्स में एक डजन एक डजन कुछ चीजें डाल दो, इक्वल टू 12 यूनिट। समझ रहे हो ना? 12 यूनिट है। सिमिलरली मोल क्या है? एक ऐसी यूनिट है जिसमें वेरी स्मॉल थिंग्स को डिफाइन करने के लिए इसको बनाया गया है। इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 10 टू द पावर 23 बेटा इतना ज्यादा वैल्यू है कि हर बार इतना लिखना एक टीडियस टास्क होगा, तो आप बोलते हो मोल, एक मोल। इतने नंबर ऑफ एटम्स की जगह आप मोल बोलते हो। तो आप बोल रहे हो कि 1 मोल एटम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो मतलब 1 मोल एटम में 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड किया, मतलब 6.022 एटम में आप ये बोलोगे 022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। अब आपने लिखा क्यों इसे? ठीक है, इस चीज को लिखने का इस चीज को लिखने का पर्पस ये है कि आपको ये चीज अपने विजिबल है, आप खुद इस चीज से एक्सपेरिमेंट करते हो। जनरली अगर 12 ग्राम कार्बन लेते हो ना, तो उसमें इतने एटम होते हैं बेटा,
आप 12 ग्राम कार्बन आपके लिए लेना पॉसिबल है क्या? 1 या 2 या 4 या 5 या 10,000 एटम लेना पॉसिबल है क्या? नो सर। इस वजह से ये लिया जाता है। आप बोलते हो 1 मोल, 1 मोल कार्बन का मतलब अगर आप बोलोगे तो 12 ग्राम कार्बन, आप जब पढ़ते हो आगे, ठीक है, इस वजह से अपने को मोल लिखा गया है, आगे पढ़ोगे, ठीक है। रेस Yes, 7 में sir. से Okay, पूछो, sir. रेस 7 में से किसी को कोई डाउट है? किसी के पास रेस का पीडीएफ पड़ा हो तो मुझे सेंड करो। मेरे पास है रेस को। बताइए रेस 7 में क्या डाउट है आप? प्रत्यक्ष बना, बताइए बेटा क्या डाउट है रेस 7 में? सर मैंने वो हाँ। क्वेश्चन पूछा था कि वो डायगोनल रिलेशनशिप अधिकतर सेकेंड और थर्ड पीरियड में क्यों आती है? अच्छा वो वाला। इनका साइज ज्यादा बड़ा होता नहीं है थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का, ठीक है, इस वजह से इनका जो चार्ज बाय साइज रेशियो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाता है, ठीक है। बेटा इसके Okay, अलावा कोई और रीजन हो नहीं सकता, ठीक है, ये एविडेंशियल चीज है, ठीक है। वेरी गुड, किसी ने भेज दी मुझे। बताइए रेस 7 में क्या डाउट है बेटा, पूछिए, रेस 7 पूछिए। हाँ बस बस आ गई Sir, बेटा, मत race भेजो। 7, question number 9. हम्म, Hello, sir. हाँ बोलो, रेस 7 क्वेश्चन नंबर 9 Mm, बताइए। आपको पता है Yes, इसका sir. आंसर तो मिल चुके हैं ना आपको? Yes, sir. हाँ अब बताइए, इन एन आयनिक कंपाउंड KF द K प्लस एंड F माइनस, ठीक है, आयंस आर फाउंड टू हैव प्रैक्टिकली रेडियस ऑफ, ओ ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो आयनिक कंपाउंड में आपका K प्लस और F माइनस की रेडियस दी हुई है, इसको X मान लो, इसको Y मान लो, ठीक है। तो क्या मुझे बता सकते हो K की रेडियस, सॉरी K की रेडियस, K प्लस की नहीं, और F की रेडियस, अगर हम लोग K की रेडियस को यहाँ पर X डैश बोल दें और F की रेडियस को Y डैश बोल दें, तो क्या X डैश और X में और Y डैश और Y में क्या रिलेशनशिप बता सकता है कोई मुझे? प्रत्यक्ष यस सर। बताइए क्या रिलेशनशिप होगा? सर हेलो सर एक्स टेस्ट ग्रेटर देन एक्स होगा। सर एक्स टेक्स बड़ी होगी। अच्छा, और Y डैश और Y में क्या बता सकते हो? सर वाई टेस्ट ग्रेटर होगा। नहीं Y वाई डैश वाई 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 ग्रेटर होगा। Sir, Y Y. बड़ा होगा। तो आप बता सकते हो जब आपको X दिया हुआ है यहाँ पर कितना 1.34 और Y दिया हुआ है 1.34, तो X डैश की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर देन 1.34, और Y डैश की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1.34। हो गया? किसने पूछा था ये? Yes, sir. Sir, Divanshu Singh. ठीक है बेटा, हो गया ये सवाल? Yes. ठीक है। प्रत्यक्ष भाना बताइए बेटा, कोई डाउट है आपको रेस 7 में? मीनल सोनी बताइए बेटा, कोई डाउट है? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है मीनल। अमन कुमार दीक्षित बताइए बेटा, कोई डाउट है मीनल को भी क्वेश्चन 9 में दिक्कत है बेटा, अपन ने डिस्कस कर लिया 9th वाला प्रॉब्लम। Yes, sir. 9th वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया आपने? Yes, sir. सर एलिमेंट्स के सर, मैं एटॉमिक मासेस डेसिमल में क्यों होते हैं? डेसिमल में क्यों होते हैं एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस? बेटा एलिमेंट के एटॉमिक मास डेसिमल में इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे आपने कार्बन 16 देखा, सॉरी कार्बन 14 देखा, कार्बन 12 देखा, तो कार्बन आपके ये एक दूसरे के क्या है, ये आइसोटोप्स है, ठीक है। अब ये आपका 95% में एग्जिस्ट करता है और ये 5% में एग्जिस्ट करता है, तो आप जो लिखते हो वो इनके परसेंटेज कंपोजिशन के एवरेज करके लिखते हो, ठीक है। यस। हाँ
मीनल बताइए, आपने अपन ने 9th वाला प्रॉब्लम सोल्व कर लिया ना वैसा अभी? ओवन में क्वेश्चंस थे। अच्छा, और रुकिए अभी ओवन का भी देखेंगे, ठीक है? और सर सर, अभी के पूछ सकती हूँ? हाँ तो अभी आपने जो पढ़ाया उसमें से एक क्वेश्चन था। अभी रुकिए बेटा। हरिओम सोनी बताइए बेटा क्या डाउट है? सर रेस में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a monoatomic anion of the unit charge contain, बेटा इसमें क्या इशू आ रहा है आपको? अगर मोनोएटॉमिक एनायन बात कर रहा है तो X माइनस मान लो और उसमें 45 न्यूट्रॉन्स हैं, बताइए, और 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताइए। अगर 36 इलेक्ट्रॉन X माइनस में है तो X में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा? हरिओम? सर 45। अगर X माइनस में 36 इलेक्ट्रॉन है तो X में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 35। सर 36 से कम। कितने कम? एक। रिवाइज करो, ये बहुत बुरी स्थिति है बेटा। ये 35 इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में। अगर 35 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में है तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे बेटा? 35। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है 35, न्यूट्रॉन्स पता है आपको 45, तो क्या आप निकाल सकते हो जो भी बोला हुआ है? ठीक है, ओके सर। एलिमेंट का मास नंबर दोनों का जोड़ देना और पीरियोडिक टेबल मतलब 35 से निकालना, ठीक है? हाँ, ब्रोमीन होता है ये, ठीक है, आई थिंक सो, ठीक है। हाँ, अब जिसके बाद जितेंद्र ठाकुर बताइए बेटा क्या डाउट है रेस 7 में? आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक खराब हो रहा है क्या आपका? विधि जैन बताइए बेटा क्या डाउट है? सर रेस 7 का 10th का थर्ड ऑप्शन में प्रॉब्लम है 10th का थर्ड, O2 माइनस एंड F माइनस। और इसका आइसोइलेक्ट्रॉन तो सेम आ रहा, तो फिर इसका आंसर क्या आइसो होगा? आइसो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा ये? तो हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अपन जेड इफेक्टिव अपन रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए रेडियस में कैसे कैलकुलेट करते हैं रेडियस आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जेड माइनस सिग्मा लिखें तो आपका सिग्मा सेम होगा, ठीक है? तो आप देखोगे कि जेड इंक्रीज करेगा तो आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखोगे O2 माइनस और F माइनस, दोनों में से किसका जेड जेड ज्यादा है बेटा? ठीक है, तो जेड इफेक्टिव भी इसका ज्यादा होगा, ठीक है बेटा? और आपका रेडियस किसका ज्यादा होगा? जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा उसकी रेडियस कम, तो F माइनस की रेडियस कम, ठीक है बेटा? विधि? ठीक है, F माइनस की रेडियस कम होगी। ये चीज मैंने क्लास में एग्जैक्ट करवाई थी, ठीक है? यस सर। हाँ, अब रेस का डिस्कशन हो चुका है, अब शीट के डिस्कशन पे आ जाओ। शीट का पीडीएफ भी भेज दो यार कोई ने। शीट का पीडीएफ रहने दो, ये कॉपीराइट आ जाएगा, अच्छी बात नहीं है। सर शीट का पीडीएफ नहीं, पूरा लेक्चर। नहीं मेरे पास है एक्चुअली, बताइए आप, मेरे पास है एक्चुअली NN प्लस पे एड मटेरियल अवेलेबल है। बताइए शीट में क्या डाउट है बेटा? सर ओवन का 12th क्वेश्चन है। ओवन का 12th क्वेश्चन, क्या मुझे क्वेश्चन बोल सकते हो आप? बताओ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. So, Owen, question number 12.
बोलिए, जब तक The आपने बोला correct तब तक तो order मेरे of पास समय है। atomic बताओ, अब बताओ कौन सा करेक्ट ऑर्डर है एटॉमिक या आयनिक साइज का, बताइए कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, बताओ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसने पूछा बेटा है? जिसको शीट में डाउट है वो अपने हैंड रेज कर ले, ठीक है। शीट, हाँ हाँ। बेटा रुको, हाँ बताइए, ये क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? Ca2 प्लस H2 माइनस Cl माइनस। दूंगा इसका। अनुष्का, yes sir ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? no sir ये दोनों नहीं है। क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? Na प्लस और Mg2 प्लस। yes sir पर इसमें साइज किसका ज्यादा होना चाहिए? Na प्लस का, yes sir ठीक है, क्योंकि Na प्लस के पास Z कम है, न्यूक्लियस से पुल कम है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। yes sir क्या ये सही है? Ca2 प्लस H2 माइनस Cl माइनस yes, नहीं सही है। यहाँ पर हाँ H2 sir माइनस का ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका Z कम है, यहाँ रेडियस इसका ज्यादा होगा, ठीक है। क्या Cl, Mg एंड कैल्शियम का सही है? yes sir पक्का? अच्छा ये वाला देखो, नाइट्रोजन, Well, लिथियम एंड बोरोन, बताइए लिथियम और बोरोन में किसका साइज ज्यादा होगा? क्या सेम पीरियड के एलिमेंट है? लिथियम सर, लिथियम में ज्यादा होगा। ये गलत, तो आंसर बी आ जाता है। एलिमिनेट करके करना है इसको, ठीक है। यस सर 13th प्रॉब्लम, 13th प्रॉब्लम दिया हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन द साइज इज ऑब्जर्व्ड। अब आपको N3 माइनस दिया हुआ है, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg2 प्लस। बेटा इसमें तो सबसे सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला देखना है, तो आप देखोगे N3 माइनस का सबसे ज्यादा होगा और Mg2 प्लस का सबसे छोटा होगा, तो ये दोनों आएंगे। जितेंद्र क्लियर हुआ? हाँ, सचिन कुमार बताइए बेटा क्या डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर O2 का क्वेश्चन 2 का ऑप्शन है। O2 का क्वेश्चन 2, पहले इसका देख लेते हैं अपन, O1 की 17 और 16, ठीक है। 16 दिया हुआ है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द CNO एंड F, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। मैंने सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल आप लोगों को करवाया हुआ है क्या, बताइए। C प्लस N प्लस O प्लस F प्लस, क्या इसका करवाया था क्या मैंने? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जिन लोगों ने भी मेरे से सवाल पूछा है वो ध्यान दे रहे थोड़ा। बेटा 16 प्रणव, बेटा प्रणव शर्मा, करवाया था ना। ये इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? IE1 इज इक्वल टू IE2 ऑफ न्यूट्रल एटम्स, होगा ना बेटा? हाँ, अब इसके बाद बोलिए 17 वाला प्रॉब्लम। आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम फॉर विच प्रोसेस? बेरियम से बेरियम प्लस, बेरिलियम से बेरिलियम प्लस, सीजियम से सीजियम प्लस, ठीक है, और लिथियम से लिथियम प्लस। बताओ किसका ज्यादा होगा? 17th वाला प्रॉब्लम किसने पूछा? 17? बेटा लिथियम से लिथियम प्लस प्रोसेस के लिए देखना है, लिथियम प्लस का नहीं देखना है। आप देखोगे बेरिलियम के लिए सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये लोवेस्ट पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो आपका बी वाला आंसर करेक्ट, बिकॉज लोवेस्ट पीरियड डाउन द ग्रुप जाते हैं तो अपना क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो ये सबसे ग्रुप के सबसे ऊपर जा रहा है, लोवेस्ट पीरियड मतलब हाईएस्ट ऑन द ग्रुप,
ग्रुप के सबसे ऊपर है, ठीक है, और फुली फिल्ड होगा, सर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। और जिसके बाद अगर 15 देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। बताओ बेटा, इसमें क्या डाउट है मीनल? मीनल 15 वाले में क्या डाउट है? मीनल माइक ऑन करो बेटा। 15 वाले में क्या डाउट है? अब यहाँ पर दिया हुआ है आपको नियोन 3s2 3p1, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है नियोन 3s2 3p2, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है नियोन 3s2 3p3, ठीक है। तो क्या इसका सबसे ज्यादा नहीं होगा क्या? क्योंकि हाफ फिल्ड है, क्योंकि इसके बाद जो दिया हुआ है फोर्थ शेल दिया हुआ है बेटा, नहीं समझे? ये सॉरी Yes, फोर्थ sir. पीरियड है ये, और ये थर्ड Yes, पीरियड sir. है, दोनों हाफ फिल्ड है, तो थर्ड पीरियड का ज्यादा होगा ना। Yes, sir. वेरी गुड। इसके बाद अब एक्सरसाइज O2 में चलते हैं अपन। O2 में किसको डाउट था बोलिए सचिन? सर क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए में। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन है, ये तो बोरोन एल्यूमिनियम अर्गेलियम, ये तो करवाया था ना बेटा मैंने। एक्सेप्शन। हाँ, मैंने कहा था आपसे ही अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है, ठीक है। सचिन नोट्स रिवाइज करो बेटा। यस सर। करवाया था मैंने, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 2 में कोई और डाउट, O2 में कोई और डाउट है? O1 हो गई, O2 में हो गई, कुछ और डाउट है? अब पूछिए मेरे को, आज के लेक्चर में कोई डाउट है वो वाले पूछ लीजिए, हैंड रेज कर लो पहले। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है तो मीनल बताइए क्या डाउट है आज के लेक्चर में। Yes, sir. सर आपने हमें एक एग्जांपल दिया था, उसमें बताया था आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है 2 माइनस आयनाइजेशन एनर्जी 1 अगर हम करते हैं तो अगर वो 16 से ज्यादा होती है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, और हमें वहाँ पे वैल्यूज दे रखी होंगी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज दे रखी होंगी, तभी तो कर पाएंगे इसे। तभी कर पाएंगे, इसे एग्जांपल जो आपने कराया था उसमें वैल्यू नहीं दी वैसे थी। ही आएगा। नहीं, एग्जाम्पल मैंने करवाया था, मैंने एक्चुअली सोडियम का लेके करवाया था, सोडियम का यस लेके सर। समझाया था, पर एक्चुअली आप सोडियम की वैल्यू देखो तो पहला आप होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 5 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है, 5.6 5.7 5.8 समथिंग, और दूसरा होगा 47, ठीक है, 47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, 42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है पर एटम, ठीक है। यस सर। और सर एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पे, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो डिफरेंस होता है एनर्जी का पहले हाँ, और बाद चेंज में। होती है। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो कैसे हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है, तो फिर एफिनिटी जीरो कैसे हो गई? आपने बताया था नियॉन वगैरह के नोबल इसमें गैसेस के लिए नोबल नोबल गैस। गैसेस के लिए आपका नोबल गैसेस के लिए आपका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो वैल्यू इतनी ज्यादा पॉजिटिव होगी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन कभी भी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है यस सर। नोबल गैसेस। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफाइन करने का कोई पर्पज ही नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस लव, लव फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब वो जितना ज्यादा लव होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। बट आपका अगर इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जीरो के मान लेते हैं अपन वहां, ठीक है। यस सर। शब्द स्वदा तिवारी बताइए बेटा क्या डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जनरली हाँ तो सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तब। नहीं, उसके लिए ऐसे नहीं बोलना है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए इस तरीके से नहीं बोले। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छा ये बताओ, अगर मैं आप किसी डॉट पे खड़े हुए उसको ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है,
और आप एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्सिस मानो, नेगेटिव एक्सिस आपके मतलब ईस्ट में आपका पॉजिटिव मानो और आपका वेस्ट में आपका नेगेटिव मानो। तो मैं आपसे दो तरीके से सवाल पूछ सकता हूँ कि आप वेस्ट में मूव करो 500 मीटर, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आपका मूवमेंट हुआ -500। ये एग्जैक्ट मैथमेटिकल टर्म में हुआ। मैं आपसे पूछो कि आप कितने चले, तो आप बोलोगे 500 मीटर। एक जगह बोल रहे हो आप -500 मीटर और एक जगह बोल रहे हो 500 मीटर। पूछने का एक तरीका अलग बदल गया ना बेटा। मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पूछा क्या था, एनर्जी रिलीज, तो आपको मोटा मोटा एनर्जी रिलीज का हिसाब बताना है। तो यानी कि हम इसमें मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। हम लोग ओके ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में ये वाली बात नहीं करते। थर्मोडायनेमिक टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वहां पर ये बात करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। प्रणव शर्मा बताइए बेटा क्या था। सर एक बार सर रिडक्शन ऑक्सीडेशन वापस बताना सर, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। आप बताइए, रिडक्शन मतलब रिडक्शन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ए से प्लस ए प्लस जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है। ठीक है, यस सर। अगर ए प्लस से ए आ रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके सर, ओके इसको सर। बार बार अपने नोट से रिवाइज करोगे ना, हो जाएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। जितेंद्र ठाकुर बताइए बेटा क्या डाउट है, टाइप कर दो। ऐसे करना जितेंद्र, मेरे से पर्सनली पूछ लेना। ठीक है, अपन मीटिंग एंड करते हैं, आज मेरी सुबह से क्लास लग रही है। ठीक है, बाय। होमवर्क में क्या बोल रहा था? होमवर्क ब्रॉडकास्ट पे देखना, मैं वहां ट्रांसफर वहां बता दूंगा आपको। ठीक है।